Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Vampire Vangshian. तो फ्रेंड्स, जब मैंने पहले वैम्पायर वांगशियन का फर्स्ट एपिसोड शेयर किया था तब मुझे नहीं पता था कि आप लोग ये स्टोरी पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि गाइस मैंने वांगशियन में वैम्पायर का ट्विस्ट किसी सोशल मीडिया या वेटपैड पे ऐसी कोई स्टोरी नहीं सुनी थी। तो ये कुछ न्यू था जो मैंने ट्राई किया था एंड मुझे डर था कि ये ट्विस्ट आप लोग को पसंद आएगा या नहीं। बट गाइस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड उसके लिए थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में मुझे आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी थी जो कि मैंने मिस कर दी थी, क्योंकि गाइस आई एम नॉट प्रोफेशनल। मैं ना तो कोई प्रोफेशनल राइटर हूँ और ना ही मुझे स्टोरी एक्सप्लेन करने का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो गाइस उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने आप लोग को सारे वैम्पायर्स का टोटल इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, तो वो आज मैं क्लियर कर रही हूँ। लैन सिचेन जो कि वैम्पायर ग्रुप का मतलब उनके वैम्पायर ग्रुप का सीनियर और पावरफुल वैम्पायर था, जिसकी एज 1649 ईयर्स की थी, जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर था। विंग जिसकी एज 1229 ईयर्स की थी, जो माइंड रीड करने में एक्सपर्ट था और उनके वैम्पायर ग्रुप में सबसे ज़्यादा हार्टलेस था। वो अपने ग्रुप मेंबर्स और चिल्ड्रन के अलावा किसी की भी केयर नहीं करता था और जो उसके केयर वंस को हार्म करने की कोशिश करते थे उसे मारने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचता था। जियांग चैंग जो कि 627 ईयर्स का था, उसकी सिस्टर यानली वो भी 627 ईयर की थी। उन्हें उनके फैमिली मेम्बर्स ने क्राउन के लिए मारने की कोशिश की थी, क्योंकि जियांग चैंग के फादर उनके किंगडम के किंग थे और उनकी डेथ के बाद वो पोजीशन जियांग चैंग को मिलने वाली थी। विंग ने उन्हें अपना वैम्पायर ब्लड पिला के वैम्पायर बना दिया था। जियांग चैंग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा कोल्ड था और वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल था। यानली उनके ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्वीट थी और सबको ऐसा लगता था कि उसमें अभी भी ह्यूमन इमोशंस हैं और वो सबकी बहुत केयर करती थी। विंग सबसे ज़्यादा क्लोज यानली के ही था। वेंचिंग की एज 562 ईयर्स थी और उसके ब्रदर वैनिंग की एज 558 ईयर्स थी। वो दोनों एक वॉर के टाइम पे इंजर्ड हो गए थे और विंग को लगभग डेथ कंडीशन में मिले थे। वेंचिंग की कंडीशन बहुत बुरी थी, इसलिए विंग ने उसे अपने वैम्पायर ब्लड से वैम्पायर बना दिया था, लेकिन वेंचिंग ने वेनिंग के साथ ऐसा नहीं करने दिया था। वो ये नहीं चाहती थी कि उसका ब्रदर वैम्पायर बने। वेनिंग लगभग 4 ईयर अनकॉन्शियस था और जब वो फाइनली अपनी सेंसेस में आया था तो उसकी हार्ट रेट बहुत स्लो हो गई थी और वो मरने वाला था। उससे पहले ही जियांग चैंग ने उसे अपना वैम्पायर ब्लड पिला के वैम्पायर बना दिया था, जिस वजह से वेंचिंग और जियांग चैंग में थोड़ी फाइट रहती है। हालांकि ये सबको पता था कि वेंचिंग जियांग चैंग के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी, क्योंकि अगर उस दिन उसने वेनिंग को अपना ब्लड पिलाकर वैम्पायर नहीं बनाया होता तो वो सरवाइव नहीं कर पाता, और अगर वो उस दिन ह्यूमन फॉर्म में सरवाइव कर भी लेता तो वो दोनों एक साथ इतने साल स्पेंड नहीं कर पाते। पर वेंचिंग ये बात कभी शो नहीं करती थी और उनके ग्रुप में सबसे ज़्यादा चाइल्डेस्ट वैम्पायर नी हुसैंग था, जो कि 392 ईयर्स का था, जिसे लैन सिचेन ने वैम्पायर बनाया था। वैम्पायर्स बनने के बाद इन सब ने अपना अपना रिवेंज ले लिया था और उसके बाद वो सब अपनी लाइफ की सैड और पेनफुल मेमोरीज को भूल चुके थे और ब्लैक फॉरेस्ट में साथ में रहते थे। और फ्रेंड्स, ऐसे हर किसी को वैम्पायर नहीं बना सकते, वरना जो कोई भी मरने वाला हो उसे वैम्पायर बना दो तो पूरा वर्ल्ड ही उन्हीं से भर जाएगा। कुछ वैम्पायर्स जो अच्छे होते थे वो सिर्फ उन ह्यूमंस को ही वैम्पायर में कन्वर्ट कर सकते थे जिनकी डेथ नॉर्मल तरीके से ना हो रही हो, मतलब कि किसी ने उन्हें मारने की कोशिश की हो, और उन ह्यूमंस की सोल अच्छी होनी चाहिए। जो वैम्पायर किसी ह्यूमंस को वैम्पायर बनाते हैं उनकी 1/4 पावर 50 सालों के लिए ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कोई भी वैम्पायर किसी ह्यूमन को नॉर्मली वैम्पायर नहीं बनाता, वरना उसकी खुद की पावर कम हो जाती है। और अगर कोई बैड वैम्पायर किसी ह्यूमन को वैम्पायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो वो ह्यूमन ब्लड मॉन्स्टर या फिर रक्त पिशाच बन जाता है, जिनकी ह्यूमन फॉर्म नहीं होती। वो ब्लैक शैडो या स्मोक की तरह होते हैं और उनकी आइज़ रेड लाइट की होती है जो कि हमेशा शाइनिंग करती रहती है।
और उनमें कुछ ज़्यादा खास पावर्स नहीं होती। वो लोग ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करते हैं और ह्यूमंस को मार देते हैं। फ्रेंड्स, मुझे ये बातें कुछ क्लियर करनी थी ताकि आपको आगे की स्टोरी में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि सारे वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ को ऐसा फील होता है कि उनके टाउन में कोई पावरफुल क्रिएचर आया है। इसलिए विंग जियांगचैंग, नी हुसैंग और वैन निंग को ये पता करने के लिए भेजता है कि वो पावर कौन है। कॉलेज के बाहर नी हुसैंग को वेयरवुल्फ की स्मेल आई थी और उसने ये बात जियांगचैंग को बताई थी। तो जियांगचैंग कहता है, मुझे भी स्मेल आ रही है, पर वो काउंटिंग में ज़्यादा नहीं है और अगर वो बुरे होते तो अभी तक हम पर अटैक कर चुके होते। वैनिंग कहता है कि हमें अभी कुछ और टाइम वेट करना चाहिए, शायद हमें उस पावर के बारे में पता चल जाए। और वो तीनों गेट से कुछ दूर चले जाते हैं। इधर सॉन्गलैन से जियो जिंगचैंग भी यही कहता है कि वो वैम्पायर शायद बुरे नहीं थे, वरना हमारी स्मेल मिलने के बाद वो अभी तक हमें हंट कर चुके होते। सॉन्गलैन जब गेट की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। वो दोनों जल्दी से वहाँ से अपने क्लासरूम में चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अभी वेयरवुल्फ वर्ल्ड में बच्चे थे। उनकी एज अभी सिर्फ 20 ईयर्स थी और उनकी पावर्स लिमिटेड थी। वो 3 वैम्पायर से फाइट नहीं कर सकते थे। जब वो दोनों क्लास में जाते हैं तो वांग जी उन्हीं की क्लास में बैठा था। वो दोनों उसके बारे में और नॉलेज कलेक्ट करना चाहते थे, इसलिए वो वांग जी के पास बैठ जाते हैं। क्लास की सारी गर्ल्स बस वांग जी को ही देख रही थीं और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थीं, पर वांग जी उन्हें कोल्डली रिप्लाई देते हुए काइंडली रिजेक्ट कर दे रहा था। पर उन गर्ल्स को उस रिजेक्शन से कोई हर्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वांग जी की स्वीट वॉइस में उन्हें वो रिजेक्शन भी कोई मेलोडियस सॉन्ग लग रहा था। क्लास की सारी गर्ल्स का अटेंशन लेक्चर की जगह सिर्फ वांग जी पर था। क्लास खत्म होने के बाद भी कैंपस में सारी गर्ल्स वांग जी को फॉलो कर रही थी। कॉलेज से कुछ दूर वैनिंग एक ट्री पर बैठा था। वो कहता है, जियांगचैंग, मुझे फिर से वो पावर फील हो रही है। नी हुसैंग और जियांगचैंग भी कुछ दूर ट्री पर बैठे हुए थे और वो मॉर्निंग से यही थे, क्योंकि जियांगचैंग उस पावर की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहता था कि वो कौन है। तीनों पेड़ से उतरकर कॉलेज की तरफ जाने लगते हैं। इधर सॉन्गलैन और जियो जिंगचैन वांग जी के पास जाते हैं और उससे काफ़ी फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उसके बारे में कुछ और जान सकें, पर वो उनसे कुछ टाइम बात करके चला जाता है, क्योंकि उसे अपने सिस्टर एकिंग को स्कूल से पिक करने जाना था। वांग जी जब गेट से बाहर निकल रहा था तो बाय मिस्टेक उसका शोल्डर जियांगचैंग से टकरा जाता है, जो अभी भी उस पावर को सर्च करने के लिए इधर उधर देख रहा था। जब वो वांग जी से टच होता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है, जैसे किसी ने उसकी पावर एब्जॉर्ब कर ली हो। उसे अपनी बॉडी में एनर्जी कम होते हुए फील हो रही थी और उसे चक्कर आने लगते हैं। वांग जी टर्न होता है और जियांगचैंग से सॉरी बोल के चला जाता है। कुछ टाइम बाद जियांगचैंग को अब पहले जैसा कुछ फील नहीं हो रहा था, बल्कि उसे लग रहा था कि उसकी पावर्स बढ़ गई हैं। वो बहुत कंफ्यूज था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ टाइम बाद तीनों को वहाँ से वेयरवुल्फ के साथ विचेस की भी प्रेजेंस फील होती है। वो तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। सॉन्गलैन और जियो जिंगचैंग को भी विचेस की प्रेजेंस फील होती है। सॉन्गलैन कहता है कि हमें अब सरदार को बता देना चाहिए कि मॉर्निंग में हमारे साथ क्या हुआ था, क्योंकि वैम्पायर और विचेस का यहाँ आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ज़रूर ये उस पावर से ही रिलेटेड है। जियो जिंगचैंग भी कहता है कि हाँ, हमें सरदार को बता देना चाहिए इससे पहले कि लेट हो जाए। और दोनों ब्लैक फॉरेस्ट में राइट साइड में चले जाते हैं, जहाँ वेयरवुल्फ का एक छोटा सा कबीला था। वहाँ सिर्फ अच्छे वेयरवुल्फ से ही रहते थे। वांग जी अपने सिस्टर के स्कूल के सामने उसका वेट कर रहा था। एकिंग जब स्कूल के कैंपस के बाहर आती है और अपने ब्रदर को उसका वेट करते हुए देखती है तो वो बहुत खुश होती है और वांग जी को हक कर लेती है और वो दोनों वहाँ से वांग जी की नानी के घर जाने लगते हैं। वांग जी ने एकिंग से मना भी किया था कि अगर उसका मन ना हो तो उसका जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वांग जी को अपनी नानी की बिहेवियर के बारे में पता था और जब वो उसकी इतनी लवली सिस्टर के साथ ऐसा बिहेव करती थी
तो वांग जी को अच्छा नहीं लगता था, पर वो इस बारे में अपनी नानी से कुछ नहीं कह पाता था। पर एकिंग ने कहा था कि उसने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा और वो उसके साथ वांग जी के जैसा बिहेव नहीं करती हैं, पर उसे पता है वो उससे बहुत प्यार करती हैं। रास्ते में वांग जी उसके स्कूल के फर्स्ट डे के बारे में पूछता है तो एकिंग बताती है कि क्लास के सारे स्टूडेंट उसके साथ बहुत फ्रेंडली थे, पर उन लोगों को ये शॉकिंग लग रहा था कि सिर्फ स्कूलिंग के लिए वो इस टाउन में आई है और वो लोग उसे ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में भी बता रहे थे। वांग जी अपने सिस्टर की फीलिंग समझ सकता था क्योंकि उसने भी अपने कॉलेज के फर्स्ट डे कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था। पर एकिंग उसे और कुछ भी बताती है और कहती है कि गगो, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि उस ब्लैक फॉरेस्ट में वैम्पायर, ब्लड मॉन्स्टर, विचेस और बहुत सारे डेमन्स भी रहते हैं। वांग जी कहता है कि एकिंग ये सब केवल फेरी टेल हैं और इन बातों पर बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि वांग जी ने भी अपने बचपन में ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी थी जो उसकी मदर उसे सुनाया करती थी। कुछ टाइम बाद वो दोनों वांग जी की नानी के घर पहुंच जाते हैं। वांग जी की नानी पहले की तरह ही बिहेव करती हैं। वो वांग जी को हक करती हैं, पर एकिंग को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देती हैं। वांग जी की नानी ने सारा फूड वांग जी की पसंद का बनाया था और वो सिर्फ वांग जी को ही सर्व कर रही थी। पर जब वांग जी अपनी नानी से कहता है तो वो एकिंग को भी फूड सर्व कर देती हैं। लंच के बाद जब वो लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं तब वांग जी की नानी वांग जी को एक ब्रेसलेट देती हैं और कहती हैं कि वांग जी, इसे हमेशा अपने साथ रखना और जब तक तुम इस टाउन में हो इसे कभी भी खुद से अलग मत करना। फिर वो सेम ब्रेसलेट एकिंग को भी देती हैं और कहती हैं कि तुम भी इसे पहने रखना और ये अपनी मदर को भी दे देना, और वो एक और ब्रेसलेट एकिंग को दे देती है। एकिंग ये देखकर बहुत खुश थी और वो नानी को गले लगा लेती है और कहती है कि नानी, मुझे पता था आप मुझसे बहुत प्यार करती हो। इसके बाद वांग जी और एकिंग हंसने लगते हैं। कुछ टाइम बाद उन लोगों के घर जाने का टाइम आता है और एकिंग और वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। घर जाने के बाद एकिंग अपनी मदर को वो ब्रेसलेट दे देती है। उसकी मदर भी वो ब्रेसलेट देख के काफ़ी खुश थी और कहती हैं कि वांग जी, एकिंग, इस ब्रेसलेट को कभी भी मत उतारना। इधर जब जियांग चैंग विंग और लैन सिचेन को बताता है कि कॉलेज के बाहर उसे कुछ टाइम के लिए ऐसा फील हुआ था कि उसकी पावर्स कम होने लगी हैं, बट थोड़ी देर बाद उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी पावर डबल हो चुकी है। तो वो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यानली कहती है कि जियांग चैंग, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एब्जॉर्बिंग पावर है जो कि थाउजेंड्स ईयर में किसी एक वैम्पायर, विचेस या वेयरवुल्फ को मिलती है, पर वो तो सिर्फ तुम्हारी पावर एब्जॉर्ब कर सकते थे। तुम्हें तुम्हारी पावर रिटर्न कैसे मिल गई, और वो भी डबल? लैन सिचेन कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि उस पावर एब्जॉर्बिंग को अभी तक अपनी पावर कंट्रोल करना ना आती हो और उसने जियांग चैंग की पावर एब्जॉर्ब करने के बाद उसे डबल पावर रिटर्न कर दी हो। विंग कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो यही एब्जॉर्बिंग पावर है, और अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि अगर वो कोई ईविल पर्सन होगा तो इस तरह वो हर किसी की पावर एब्जॉर्ब कर सकता है और उसे हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करूँगी। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉइस है एंड आज की वीडियो एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। अब तो मैं इतने सॉरी बोल देती हूँ वीडियो में कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस किस बात के लिए आप लोगों से सॉरी बोलूँ, बट गाइस आई होप यू डोंट माइंड। इतनी सारी सॉरीज़ और मिस्टेक के बाद भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।